नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगेड़ आपका एनकेएस सर बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपको पढ़ा रहे हैं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें हम सेल बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीजन भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन। यहां से क्वेश्चन 100% बनते हैं हर एग्जाम में जहां पर भी बायोलॉजी पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, एनवायरमेंटल स्टडी। तो यहां पर एक टर्म आती है बेटा इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में आपको समझना पड़ेगा क्या इकोलॉजी होती क्या है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका पर्यावरण के साथ में, उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी की जाती है, उसके अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास में ये डायग्राम है कि यहां पर दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको हम बोलते हैं जैविक अजैविक। तो यहां पर जो सनलाइट है, ये वाटर है, ये एयर है, ये क्या है एबायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ प्लांट है, ये यहाँ पर एनिमल्स है, ये फिश है, ये क्या है लिविंग। तो इन जैविक कंपोनेंट का, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का जो रिलेशन है उसकी स्टडी किसमें की जाती है, इकोलॉजी में की जाती है। अब यहां पर हमारा जो सिलेबस है उसको हम देख लेते हैं क्या है। एनवायरमेंटल स्टडीज में हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम की संरचना, ये जो हमको दिखाई दे रही है ये इकोसिस्टम की संरचना ही है। यदि यहाँ पर ये पानी का जो है, पानी यदि आर्टिफिशियल तरीके से भर दिया जाए और उसमें मछलियां डाल दिया जाए तो वो भी इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो होते हैं कौन से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये अपने आप बना है तो नेचुरल, जैसे फिश एक्वेरियम इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है। क्रॉप जैसे कि जंगल, जंगल क्या है, प्राकृतिक इकोसिस्टम है, लेकिन वहीं पर ही फसलें उगाई जाती हैं। तो फसल का जो खेत है वो क्या है, एक कृत्रिम इकोसिस्टम है। तो वो पढ़ेंगे, उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो होगी, बायो जियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन पढ़ेंगे एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर देखा जाए 12th क्लास के जो 4 चैप्टर हैं वो हैं यहाँ पर। कौन कौन से चैप्टर हैं 12th में, यहाँ पर पहले जो चैप्टर हुआ करते थे 13, 14, 15, 16 वो चैप्टर थे, लेकिन अब यहाँ पर एक चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, वो है एनवायरमेंटल वाला। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो नहीं है, वो हट चुका है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ई.पी. ओडम को फादर ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ई.पी. ओडम, पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी भाई, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। परिभाषा देखो, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित जैविक व अजैविक घटकों का समूह को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या बोला हमने, किसी निश्चित क्षेत्र में जैविक अजैविक बायोटिक और अबायोटिक घटकों के समूह को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम आगे पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, अभी बोला था प्राकृतिक एंड कृत्रिम। प्राकृतिक जो अपने आप बने हैं, ये भी स्थलीय और जलीय दो प्रकार के हो सकते हैं। स्थलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय में जैसे कि वन, घास स्थल, वृक्ष, रेगिस्तान, ये कौन से पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय है। जलीय में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि प्रवाहित पारिस्थितिकी तंत्र, बहता हुआ पानी जैसे कि झरना, नदी, नाला। स्थिर मतलब रुका हुआ, झील, तालाब व सरोवर, ये अपने स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आते हैं। मानव निर्मित जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं, जैसे कि फसल और बगीचे या फिश एक्वेरियम। अब आकार के आधार पर भी इकोसिस्टम हमारे पास में 4 प्रकार के हैं। मेगा इकोसिस्टम जैसे कि महासागर, मैक्रो इकोसिस्टम जैसे कि वन, माइक्रो तालाब, और नैनो मतलब पानी की एक बूंद। पानी की छोटी सी बूंद भी एक इकोसिस्टम रखती है, क्योंकि उसमें भी 1000 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी नॉर्मल आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए अब इनको समझते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, डिकम्पोजिशन अपघटन, एनर्जी फ्लो ऊर्जा का प्रवाह एंड न्यूट्रिएंट साइकिल पोषण चक्रण। तो यहां पर ये हमारे पास में क्या है कि 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। हम सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को देखेंगे, ताकि उत्पादकता जिसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वह ऊर्जा स्थानांतरण जिसे हम ऊर्जा प्रवाह बोल रहे थे, निर्गमन
निम्नीकरण या ऊर्जा क्षति का अवगमन या अवबोध कर सकें। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध में को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। यदि हम इन सबको एक पिरामिड के अंदर डालें तो हमारे पास में पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ये हमेशा ग्रीन प्लांट होते हैं, सारे हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, और इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या है, उत्पादकता। बाकी सब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन, प्राइमरी कंज्यूमर पादपों पर उपस्थित हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पर उपस्थित होते हैं, और टर्शियरी किस पर निर्भर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं। तो ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। प्रोड्यूसर देखिए यहाँ पर हरे पौधे हैं, इनको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर कैसा होता है, वो होता है हर्बीवोरस। क्या होता है, हर्बीवोरस। लेकिन इस प्रोड्यूसर ने सनलाइट और वाटर को यूज करके क्या बनाया है, फूड बनाया है। इसको कौन ले रहा है, हर्बीवोरस, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर को कौन खाता है, फिर टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेड होने पर क्या कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं। इस प्रकार से ये एक तरह से फूड साइकिल चलती रहती है। प्रत्येक जैविक व अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के परितंत्र की विशिष्टता है। एक परितंत्र की पादप व प्राणी प्रजातियों को पहचान व गणना उसकी प्रजातियों को प्रकट करती है, उसके कंपोजिशन को प्रकट करती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, ये प्लांट है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना रहा है। यहीं पर आसपास क्या ग्रो कर रही है, फंजाई ग्रो कर रही हैं। ये माउंटेन है, यहाँ पर रैबिट है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे इंसेक्ट भी हैं। यहाँ पानी है, पानी में ये पानी के प्लांट हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड बैक्टीरिया एंड फिश है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम का क्या है, स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन जो इकोसिस्टम बना रहा है। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, ये प्लांट और ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोटिक है। ये ग्रास क्या है, बायोटिक है। लेकिन ये माउंटेन, यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पर ये सनलाइट है, यहाँ पर जो ये वाटर है, ये कौन से कंपोनेंट है, ये अजैविक कंपोनेंट है। तो हमने पढ़ा ना, जैविक व अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना जो विकसित होती है, वही हमें क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम की संरचना का निर्माण करते हैं। चलिए, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। स्तर विन्यास मतलब ट्रॉफिकल लेवल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल ये पिरामिड के जैसा होता है। जैसे ये प्रोड्यूसर है, इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसको खाने वाले क्या है, टर्शियरी टॉप कंज्यूमर है। ये जब भी खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के थ्रू क्या होते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, और कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर तो ओनली 10% करते हैं, 90% एनर्जी का तो क्या होता है, लॉस हो जाता है। देखिए, उदाहरणार्थ एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियां द्वितीय और जड़ी बूटियां तृतीय स्तर व घास निचले स्तर पर विन्यासित रहेंगे। किस पे बात कर रहे हैं, जंगल में भी पौधों की बात कर रहे हैं। तो झाड़ियों, पौधों में भी वृक्ष का सबसे ऊपर डाल दिया इन्होंने। क्या लिया बेटा, इस तरह से बनाया, सबसे नीचे, सबसे ऊपर क्या ले लिया इन्होंने, पेड़ ले लिए। फिर क्या बोल दिया, द्वितीयक झाड़ियां बोल दिया। फिर क्या बोल दिया इन्होंने, जड़ी बूटियां। तो ये संख्या में ज्यादा है, ये और कम होंगी, और ये क्या होंगी, और ज्यादा होंगी, यहाँ पर और कम होंगे, पेड़ सबसे कम होंगे। पारिस्थितिक तंत्र के सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखाई देते हैं जब वह निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। तो अब हम इनमें पढ़ना क्या है, ये उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, डिकम्पोजिशन व पोषण चक्रण, ये बेसिक कंपोनेंट है जो हमें पढ़ने हैं किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मैंने बताया जैविक और अजैविक। इनमें इकोसिस्टम के सभी सजीव सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम जैविक घटक की बात करेंगे। जैविक घटक में सारे सजीव सम्मिलित हैं। जैविक घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो इकोसिस्टम के आवश्यक घटक होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या बात करते हैं हम, उत्पादकता, प्राइमरी, प्रोड्यूसर उनको बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इकोसिस्टम के सभी स्वपोषी जीव उत्पादक कहलाते हैं। मुख्यतः हरे पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उत्पादक। नेक्स्ट है हमारा
उपभोक्ता कंज्यूमर जो उत्पादकों पर निर्भर रहता है भोजन के लिए। देखिए, इकोसिस्टम के सभी परपोषी उपभोक्ता कहलाते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपोषी। इनमें मुख्यतः जंतु एनिमल आते हैं। ये प्रत्यक्ष शाकाहारी अप्रत्यक्ष मांसाहारी उत्पादकता पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता के प्रकार, ये हमारे पास में बात करें तो 3 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो यहां पर हमने प्राइमरी कंज्यूमर को किसको बताया, राम जी के घोड़े को जिसको हम बोलते हो ग्रास ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बताया है, फ्रॉग को, मेंढक को। एंड टर्शियरी कंज्यूमर हमने बोल दिया यहां पर कौन सा, ईगल, चील वगैरह हो सकते हैं। ये इकोसिस्टम के समस्त शाकाहारी जंतु क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। समस्त शाकाहारी जंतु जो पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, गाय, खरगोश, हिरण, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राइमरी उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, कुत्ता, बिल्ली और सांप। शीर्षस्थ उपभोक्ता कौन है, शेर, बाज, मोर व मनुष्य टॉप कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्या है हमारा पॉइंट, उत्पादकता। व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी। आप 2 पॉइंटों को समझना, एक तो होती है प्रोडक्टिविटी और एक होता है उत्पादन, प्रोडक्शन। तो यहां हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, प्राथमिक प्रोडक्टिविटी एंड द्वितीयक प्रोडक्टिविटी। हमारे पास में 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में जो हरे पौधे हैं, जो फूड बनाते हैं, जो बायोमास बनाते हैं, वही एक तरह से क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दौरान या उत्पादन के दौरान यदि वो बात करें तो रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा की हानि होती है, उसको जब निकाल देते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास में आ जाती है। देखिए सबसे पहले प्राथमिक उत्पादकता की बात करते हैं। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पाद द्वारा एक निश्चित समय अवधि प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न की गई जैव मात्रा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। प्राथमिक उत्पादन अलग है, प्राथमिक उत्पादन अलग है, प्राथमिक उत्पादकता अलग है। तो ये तो प्राथमिक उत्पादन हो गया, लेकिन इसे भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाए तो जा सकता है, तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से इंपॉर्टेंट आ गया, जैव मात्रा बायोमास के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लेना बेटा। क्या, बायोमास के उत्पादन की दर को, उत्पादन की दर को, जो बायोमास बना ना उसकी दर को उत्पादकता कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, उत्पादकता और उत्पादन 2 वर्ड हैं, एक तो है उत्पादन और एक है उत्पादकता। तो आपसे बस क्वेश्चन यही पूछेगा, उत्पादन तो जो बायोमास बना, उत्पादन तो क्या है, जो बायोमास बना, जैव मात्रा, ये है उत्पादन। और जैव मात्रा की दर उत्पादकता कहलाती है। जहां कता आ जाए ना वहां दर समझना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग रेट पूछ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस मैंने ये चीज समझानी थी आपको और समझ में आ गई होगी। इसे ग्राम मीटर, ग्राम यूनिवर्स, ईयर यूनिवर्स या किलो कैलोरी मीटर यूनिवर्स, यहां एक टाइम आ चुका है बस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे विभिन्न परितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। यह 2 प्रकार की हो सकती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी जिसको बोलते हैं, यह इकोसिस्टम में संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कुल स्थिरीकरण है जिसे जीपीपी कहते हैं। कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो बनी है। सकल प्राथमिक उत्पादकता को कुल प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसे जीपीपी का कुछ भाग पादप अपने काम में ले लेते हैं। अब जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पादप उत्तकों में श्वसन के बाद सकल प्राथमिक उत्पादकता
में से जो शेष बचे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसे ही हम एनपीपी कहते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये पॉइंट पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनको ध्यान से समझना। फॉर्मूला तो बहुत इजी है आप लोगों का, ये रहा जीपीपी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एनपीपी माइनस आर, आर क्या है रेस्पिरेशन, और एनपीपी कैसे निकालते हैं, जीपीपी माइनस आर। ये फॉर्मूला यदि इधर जाएगा तो हो जाएगा। द्वितीयक उत्पादकता क्या है, देखो विषम पक्षियों द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण जीवमंडल की कुल वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। इसको समझना, ये बोल रहा है कि संपूर्ण कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्वों के रूप में कितना आंका गया है, 170 आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है। अब ये जो पृथ्वी है इसमें 70% तो क्या है, जल, और 30% क्या है, स्थल। तो ये क्या बात बोल रहा है, जो एरिया ज्यादा है वो ये बोल रहा है कि जो एरिया ज्यादा है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए या कम होना चाहिए। देखो इनकी उत्पादकता में केवल 55 बिलियन टन, फिर भी 70% जल है, फिर भी यहां पर केवल 170 में से केवल 55 बिलियन टन। बेटा यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, याद रखना ये बिलियन है, यहां पर भी बिलियन है, कहीं पर भी मिलियन नहीं है। 7B याद रखना, 170 बिलियन टन आंका गया है, जिसमें से 55 बिलियन टन किसके थ्रू हो रहा है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55% बिलियन टन है। किसकी, जल की। अब यहां पर ये बोल रहा है, देखो 170 में से हमारे पास क्या है, 170 माइनस 55 करेंगे तो 5 यहां बचेगा। अब यहां 6 था तो क्या बचा हमारे पास में, 1 बचा, तो 115 किससे है, स्थल से है। 115 बिलियन टन तो किसके थ्रू हो रही है, स्थल के थ्रू। यही बोल रहा है कि वाटर का एरिया ज्यादा है फिर भी उत्पादकता कितनी है, ओनली 55%, और स्थल का एरिया 30% है फिर भी उत्पादकता कितनी है, 115 टन है। तो ऐसा क्यों, आप अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकता के कारण के बारे में चर्चा करें। जल में क्या आएंगे, महासागर, और महासागर एरिया कवर कर रहे हैं कितना, 70%, और उनकी उत्पादकता कितनी है, 55%। ये इस बात को बोल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़नी है इसमें डिकम्पोजिशन में क्या स्टेप है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबोलिज्म दोनों एक ही हैं। जो यहां पर सड़े गले पदार्थ है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनका ब्रेकडाउन होना किसके थ्रू, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई या बैक्टीरिया इनको ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या कैटाबोलिज्म। अब ये जब नीचे बैठ जाते हैं तो इसको बोलते हैं लीचिंग। देन इसमें से मिनरल्स बाहर निकलना, ह्यूमिफिकेशन सोइल में जाना, मिनरलाइजेशन प्रोसेस होना, ये अपघटन के ही पार्ट हैं। देखिए इधर यहां पर दिया हुआ है कि कार्बनिक पदार्थ युक्त मृदा, सबसे पहले तो ये हमारे पास में एक प्लांट है, प्लांट की एक हरी पत्ती जमीन पर गिरती है और कुछ कीटों व अन्य जीवों द्वारा भक्षण होता है, भोज्य पदार्थ व ऊर्जा खाद्य जाल के रूप में प्रवेश करती है। ये इंसेक्ट, ये क्या करेंगे, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट यहां फंजाई इसको यूज करें, या फिर ये इंसेक्ट ये इसको यूज करें, तो कार्बनिक युक्त पदार्थ मृदा में चले जाएंगे। इसके बाद में यहां पर भी आ सकता है। अब तत्पश्चात केंचुए व बैक्टीरिया, मृदा चिंचड़ी व फंजाई द्वारा अपघटन होता है। हो गया यहां पर अपघटन, ये दोनों ने कर लिया। यहां से कार्बनिक पदार्थ
पत्तियां आंशिक रूप में अपघटकों जैसे फंजाई व बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाती हैं, वो अपना रूप खोकर कचरे में बदल जाती हैं। कौन? पत्तियां। डिकम्पोजिशन किसने कराया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। और ये मिनरल्स जब कहां चले जाएंगे? सोइल में चले जाएंगे, तो ये प्लांट रूट के थ्रू इस मिनरल्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये अपघटन के थ्रू एक साइकिल चलती रहती है। देखिए, आपने शायद सुना होगा कि केंचुए को किसान का मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ ही भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं, मतलब हवादार बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पोषकों में खंडित करने में भी सहायक होते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन। और इन प्रक्रियाओं को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल तथा फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेषों, मल सहित डेट्राइटस, जिसको अपरद बोलते हैं, बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस एंड खनिज भवन है। तो यहां पर इन चरणों को सीक्वेंस से याद रखना, ये पूछ सकते हैं। पहला चरण है खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस बनना और खंडी भवन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेप क्या क्या होते हैं, किसके? कंपोजिशन के, डीकंपोजिशन के स्टेप्स क्या क्या है, आपको याद रखने हैं। अब सबसे पहले अपरदहारी जैसे कि केंचुआ अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करता है, तो ये क्या हो गया? खंडन कर देता है। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। ये रही पहली स्टेप। निक्षालन। दूसरा, प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि के मृदा स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब हमें उपलब्ध नहीं होंगे इसलिए नीचे चले जाते हैं। निक्षालन होता है मतलब नीचे बैठना। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को याद रखना है कि निक्षालन की प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा, अब बैक्टीरियल जीवाणु व कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपचयन, मतलब कैटाबोलिज्म बोलते हैं यहां पर। तो फ्रैगमेंटेशन, देन लीचिंग, देन कैटाबोलिज्म। तो ये तीन प्रोसेस तो हमने यहां पढ़ लिए हैं। फर्स्ट हो गया खंडन, दूसरा निक्षालन, तीसरा कैटाबोलिज्म, अपचयन। अब ह्यूमस भवन और चौथा क्या है? मिनरलाइजेशन। देखिए यहां पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त क्रियाएं अपरद पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ये कहाँ होती है भाई? मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण किया जाता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के लिए उच्च प्रतिरोधक भी होती है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। मतलब इसमें जो डाइजेशन होता है ना, वो ब्रेकडाउन बहुत धीमी गति से होता है। स्वभाव में कोलाइड होने के कारण पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, जो कि खनिजीकरण नामक क्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं और उन्हें कहाँ? मृदा में मुक्त कर दिया जाता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों के द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपरद की काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर हो तो अपघटन की दर क्या होती है? धीमी हो जाती है, क्योंकि इनका धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। यदि अपरद में नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी आदि से भरपूर हो तब यह तेजी से होगा। ताप व मृदा की नमी भी महत्वपूर्ण है, जलवायु घटक हैं जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को क्या करती हैं? कंट्रोल करती है। गर्म व आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेजी होती है, जबकि निम्न ताप व अवायवीय अपघटन की गति को धीमा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जबकि निम्न ताप, क्योंकि एंजाइम क्या हो गए? इनएक्टिव होते हैं। अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थ का भंडारण जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने अपघटन पढ़ा। नेक्स्ट हम इसमें एनर्जी फ्लो लेकर आएंगे, एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे और ऊर्जा प्रवाह जो हमारा टॉपिक है। देन एनर्जी पिरामिड, जो भी पिरामिड है उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।